हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी जो डाउट क्लियर की सीरीज चल रही है, आज अपन उसमें आगे बढ़ते हुए फिर से आपके कुछ कॉमन डाउट्स यहाँ पे मैंने उठाए हैं, जिन पे अपन वन बाय वन डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं आपका आज का डाउट नंबर फर्स्ट, कि ट्रेन मैनेजर जो होता है अपने साथ में किसी को घुमा सकता है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेन मैनेजर इस बार बने हैं दोस्त, तो उन्होंने कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, हम अपने साथ में अपने दोस्त को, रिश्तेदार को घुमा सकते हैं क्या। मान लो हमारी ड्यूटी, जब जयपुर से हम गाड़ी लेके अजमेर जा रहे हैं, तो हमारे साथ में ब्रेक मान में हम किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को ले जा सकते हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप अपने साथ में किसी दोस्त रिश्तेदार को यहाँ पे नहीं घुमा सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी रेलवे एम्प्लॉय को भी अपने साथ में नहीं ले जा सकते हो। ये एक अलग बात होती है कि लाइसेंस से आप जो है अपने साथ में रेलवे एम्प्लॉय को बिठा लेते हो, और गार्ड जो होता है वो उसी रेलवे एम्प्लॉयज को बिठाता है जिसको वो पर्सनली जानता है। ऐसे गार्ड भी रिस्क नहीं लेता, किसी को वहाँ पे नहीं बिठाता हर किसी को। हाँ, ये एक अलग बात है कि अधिकारियों के लिए कुछ रूल होते हैं कि कौन कौन से अधिकारी इसमें बैठ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को वो ट्रेनिंग में पढ़ा दिया जाएगा कि आपके साथ में कौन कौन बैठने के लिए ऑथराइज होता है। अब बात करते हैं आपके डाउट नंबर सेकंड की, क्या ट्रेन मैनेजर ड्यूटी ऑफ करके घर जा सकता है क्या। देखिए, ये जो डाउट नंबर 2 है, इससे पहले अपन डाउट नंबर 3 जो है उसको क्लियर कर लेते हैं, ताकि इसके बाद में अपने को ये डाउट आपका जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें रनिंग रूम और लॉबी में क्या अंतर होता है, तो देखो आप ध्यान से समझना इस चीज़ को। लॉबी जो होता है वो आपका हेडक्वार्टर होता है। कहने का मतलब, लॉबी के ऊपर ही जो है आपकी फैमिली रहेगी, आपके बच्चे पढ़ेंगे, सब कुछ सारा काम जो है आपका लॉबी पे रहेगा। एक तरह से आपका घर जो रहेगा वो लॉबी के ऊपर रहेगा। लॉबी पर आपको क्वार्टर मिलेगा, अगर क्वार्टर अवेलेबल होगा तो, नहीं तो आपको एचआरए मिलेगा, जो कि सभी रेलवे एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे मिलता है। और अलग अलग सिटी के हिसाब से अलग अलग एचआरए होते हैं। वो आप XYZ सिटियाँ होती है, जिसमें 9, 18 और 27% के हिसाब से आपको यहाँ पे एचआरए मिलते हैं। अब दोस्तों, लॉबी के ऊपर जो होता है, आपका हेडक्वार्टर ये रहेगा। जब भी आप जो है ड्यूटी करने बाहर जाओगे, तो बाहर से फिर आप यहाँ अपनी लॉबी पे आओगे, तो आपको जो लॉबी पे 16 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। लॉबी पे ही आपको 16 घंटे का रेस्ट मिलेगा, बाहर आपको 16 घंटे का रेस्ट नहीं मिलेगा। बाहर आपको 6 घंटे का या 8 घंटे का रेस्ट मिलेगा। मान लो आपकी जो है ड्यूटी यहाँ पे बाहर आप वर्किंग करने जा रहे हो गाड़ी लेके, तो अगर 8 घंटे से कम आपकी वर्किंग रही है तो आपको 6 घंटे का रेस्ट मिलेगा, और 8 घंटे से ज़्यादा अगर आपकी वर्किंग रही है तो आपको यहाँ पे 8 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा। अब फ्रेंड्स, जो है रनिंग रूम जो होता है, रनिंग रूम की फैसिलिटी रहती है। जब मान लो आप गाड़ी लेके गए लॉबी, जैसे कि आप मान लो आपका हेडक्वार्टर हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ लॉबी में आप पोस्टेड हो, आप गाड़ी लेके जा रहे हो गंगानगर। अब देखो, गंगानगर जो है लॉबी नहीं है, जबकि यहाँ पे रनिंग रूम है। अब जो भी ड्राइवर गार्ड यहाँ से गाड़ी लेके जाएगा और ये गाड़ी यहाँ पे छोड़ेंगे, और यहाँ पे जो है ये रेस्ट करने के लिए इनको रनिंग रूम की व्यवस्था होती है। रनिंग रूम को इनको खाना मिलेगा। और दोस्तों, यहाँ पे खाना जो होता है, राशन पानी आपको खुद को देना होता है, और वहाँ पे बनाने वाले की सारी कुछ फैसिलिटीज़ रहती हैं। रूम वगैरह रेस्ट करने के लिए रहेंगे, AC वाले रूम रहेंगे वातानुकूलित। इसका आपको पे नहीं करना है। आपका 30% जो डिडक्शन होता है, जो आपको एक्स्ट्रा मिलता नहीं है, मतलब एज पर रूल कागजों में दिखाया जाता है कि आपको 30% रिस्क अलाउंस यहाँ पे मिलता है, वो मिलता नहीं है। उस पर आपको अलाउंसेस सारे मिलेंगे। बेसिक का 30% वहाँ पे वो काट लिया जाता है, और रेलवे कहता है कि ये जो है आपको रनिंग रूम की फैसिलिटीज़ मिल रही है, इसलिए आपको वो 30% यहाँ पे नहीं मिलता है। दोस्तों, रनिंग रूम जो होता है आपके बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती है, सारा कुछ खाना वाना बढ़िया बनता है यहाँ पे। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि लॉबी और रनिंग रूम में क्या अंतर है। लॉबी आपका हेडक्वार्टर रहेगा, यहाँ पे रनिंग रूम की फैसिलिटी नहीं मिलेगी आपको। रनिंग रूम की फैसिलिटी आपको जो है बाहर ही मिलेगी जब आप गाड़ी लेके जाओगे। अब बात कर लेते हैं आपके डाउट नंबर सेकंड की, क्या ट्रेन मैनेजर ड्यूटी ऑफ करके घर आ जा सकता है क्या, घर जा सकता है क्या। तो देखो, यहाँ पे दोनों कंडीशन में होती है कि ट्रेन मैनेजर लॉबी पे है क्या रनिंग रूम में है। अब अगर लॉबी पे आप ड्यूटी करके लॉबी पे आ गए हो, तो फिर तो आप अपने घर जा ही सकते हो। लॉबी पे जब बंदा आता है तो ऑफ ही करता है, ऑन नहीं करता है। ऑन करेगा तो वो घर से लॉबी पे जाएगा, तब ऑन करके फिर गाड़ी लेके जाएगा। और जब आप बाहर से लॉबी पे आ रहे हो, तो लॉबी पे बंदा जो है ऑफ ही करता है। ऑफ करेगा तो ये अपने जो है अपने क्वार्टर पे या अपने घर यहाँ पे 16 घंटे के लिए फ्री रहेगा। 16 घंटे अपने घर पे या कहीं भी जा सकता है। तो इसका घर जो जनरली लॉबी के ऊपर रहता है, तो वो अपने घर जा सकता है। अब दूसरी बात आती है कि मान लो आप हनुमानगढ़ से गाड़ी लेके गंगानगर गए, और आपका जो है घर गंगानगर में ही पड़ रहा है, तो एज़ पर रूल तो आप जो है रनिंग रूम नहीं छोड़ सकते। रनिंग रूम में आपको रहना होगा, वहाँ पे नाम वगैरह सब सारे कुछ रिकॉर्ड आपके मेंटेन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जनरली ये इनको टाइम मिलता है 6-8 घंटे का, तो ये अपने घर चले जाते हैं, अगर इनका घर गंगानगर होगा तो। और अगर इनका घर हनुमानगढ़ ही हुआ और ये गाड़ी लेके गंगानगर गए हैं, गंगानगर में इनका घर नहीं है, तो ये लोग जो है फिर रनिंग रूम में ही दिन भर रहेंगे। रनिंग रूम में सारी कुछ इनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, और इस प्रकार वहाँ से तो घर आ ही नहीं सकते। जब भी घर आएंगे तो ये जो है गाड़ी लेकर ही आएंगे, ऐसे रनिंग रूम को वो नहीं छोड़ सकते। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ड्यूटी ऑफ करके जो है ये अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद में देख लेते हैं आपके डाउट नंबर 4,
कि गर्ल्स की नाइट ड्यूटी लगती है क्या रेलवे में। तो देखो गर्ल्स की यहाँ पे नाइट ड्यूटी ज़रूर लगती है अगर इमरजेंसी होती है तो। और गर्ल्स को जहाँ पे नाइट ड्यूटी नहीं लगती है वहाँ पे गर्ल्स को ओब्लाइज किया जाता है स्टाफ के द्वारा। वो कोई गर्ल्स का जो है अधिकार नहीं होता है कि उनकी नाइट ड्यूटी नहीं लगेगी उनकी, या फिर डे में ही ड्यूटी लगेगी, ऐसा नहीं होता है। बस जनरली स्टाफ का कोऑपरेशन होता है वो कि गर्ल्स है तो इनको नाइट ड्यूटी नहीं लगाते हैं। बाकी बड़े बड़े जंक्शन स्टेशनों पे आपने देखा होगा वहाँ पे गर्ल्स जो है नाइट में भी ड्यूटी करती है और डे में भी, हर शिफ्टों में यहाँ पे ड्यूटी करती है। बस इनकी बात आती है सेफ्टी की, तो जहाँ पे इनकी सेफ्टी पूरी इनको मिलती है तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी वगैरह भी ये करती है। हाँ, रोड साइड स्टेशन वगैरह पे जैसे स्टेशन मास्टर की जॉब हो गई तो वो जॉब लड़कियों से जनरली नहीं करवाया जाता है। नाइट में अगर गुड्स गार्ड की जॉब में है तो गुड्स गार्ड की जॉब इनसे नहीं करवाई जाएगी, इनको कोई ऑफिशियल जॉब यहाँ पे करवाई जाएगी। इस प्रकार इनको ओब्लाइज किया जाता है, इनको नाइट ड्यूटी से कम मतलब बहुत रेयरली इनको नाइट ड्यूटी करवाई जाती है। इन केस इमरजेंसी में ही इनसे नाइट ड्यूटी ली जाती है, बाकी जनरली इनकी जो है डे में ही शिफ्ट रहती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्या रनिंग रूम में 5 रुपये में खाना मिलता है क्या। देखो यहाँ पे बहुत सारी जगह आपके जैसलमेर में भी है, रेवाड़ी में भी है। यहाँ पे टेंडर पे रेलवे ने जो है टेंडर दे दिया है कंपनियों को, और उसका जो है सारा कुछ पैसा रेलवे वहन करता है और 5 रुपये जो है कर्मचारी से लिया जाता है। उसमें आपको नाश्ता भी मिलेगा, खाना मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। लेकिन उसकी जो क्वालिटी होती है ना दोस्तों, वो जैसे कि ड्राइवर गार्ड बताते हैं काफ़ी लोग, उनको वो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी वो खुद राशन दे के बनवाते हैं। इसमें होता क्या है, ये लोग जो है एक ही बार में जब 5 रुपये में जो खाना मिलता है वो सुबह ही सारी को सब्जी वगैरह बना लेंगे और उसी को दिन भर शाम तक चलाते रहेंगे। जैसे मान लो दाल बना ली तो शाम तक वही ठंडी दाल ही चलती रहेगी। लेकिन जब मान लो ये खुद अपना राशन देंगे तो ये मनचाहे तो मनपसंद की सब्जी बनवा के खा सकते हैं, मनपसंद का सामान अच्छी से अच्छी क्वालिटी का ला सकते हैं, सब्जी अच्छी ला सकते हैं। तो इस प्रकार ये लोग जो है ये 5 रुपये वाला जो खाना है ये खाना पसंद नहीं करते हैं। ये अपना राशन देके, जहाँ 5 रुपये मिलता है वहाँ भी ये लोग अपना राशन देके खाना खाते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलती है, लेकिन आप जो है इससे उब जाओगे, ज़्यादा टाइम तक ये 5 रुपये वाला खाना नहीं खा सकते हो। इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं क्या स्टेशन मास्टर वेटिंग टिकट क्लियर करवा सकता है क्या। तो देखो यहाँ पे स्टेशन मास्टर आपकी वेटिंग टिकट क्लियर नहीं करवा सकता। और रेलवे का कोई भी एम्प्लॉय जैसे कि अधिकारी है तो एक अलग बात है, अधिकारी के पास कोटा होता है, लेकिन स्टेशन मास्टर या नॉन गजेटेड जो पोस्टें होती है वो यहाँ पे इसका आपका टिकट वेटिंग टिकट जो है क्लियर नहीं करवा सकते हैं। हाँ, जो जनरली सभी पैसेंजर्स के लिए होता है, चाहे रेलवे में हो चाहे मत हो, वो अपने डिवीज़न पे जाइए, इमरजेंसी कोटे के तहत आप एक एप्लीकेशन दोगे, आपका वेटिंग वाला टिकट का PNR नंबर दोगे और आपको जो है वहाँ पे टिकट कन्फर्म हो जाएगी। आपको हेड क्वार्टर पे जाना पड़ेगा, डिवीजनल हेड क्वार्टर पे, वहाँ से आपकी टिकट वेटिंग में होगी तो आप इमरजेंसी कोटे के तहत आपकी टिकट वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बाकी स्टेशन मास्टर वगैरह या गुड्स गार्ड वगैरह या कोई TT CTI वगैरह ये लोग यहाँ पे वेटिंग टिकट क्लियर नहीं करवा सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं डाउट नंबर 7 की, रेलवे में कर्मचारियों को हवाई यात्रा। तो देखो यहाँ पे एक 22 जून 2022 को एक नियम बना था कि रेलवे कर्मचारियों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी और इसके बदले उनके जो पास होते हैं, जो 3 पास इनको फ्री मिलते हैं 5 साल की सर्विस के बाद में। 5 साल की सर्विस से पहले इनको 1 पास मिलता है फ्री, 4 PTO मिलते हैं। 5 साल की सर्विस के बाद में इनको 1 पास 3 पास मिलते हैं और 4 PTO मिलते हैं। तो ये जो 3 पास है ये जमा करा देंगे, नहीं लेंगे नहीं, इन 3 फ्री पास की सुविधा नहीं लेंगे तो इनको यहाँ पे एक हवाई यात्रा करवा दी जाएगी। लेकिन दोस्तों ये जो है 2022 में सर्कुलर निकल गया था, लेकिन इसकी पॉलिसी नहीं बन पाई थी। बाकी अभी फरवरी 2023 में ये इसका जॉइंट सेक्रेटरी जो है रेलवे बोर्ड के, उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो अब ये जो है लागू हो गया है। आप अपने तीनों पास यहाँ पर सरेंडर करा के और हवाई यात्रा यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में कर सकते हो। अगर आप अधिकारी हो तो आपके जो 6 पास मिलते हैं आपको वो जमा कराने होंगे, और आप अगर नॉन गजेटेड पोस्ट पे हो तो 3 फ्री पास मिलते हैं, आपको वो जमा कराने होंगे। हाँ, PTO का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। PTO पर आपके 1/3 किराया लगेगा। जिस भी श्रेणी में, जिस भी क्लास में आप टिकट करवाते हो, मान लो कि आपको जैसे AC का पास मिलता है तो उसमें आपको 1/3 किराया लग के PTO पे आपका टिकट हो जाएगा। तो 4 PTO आपको मिलेंगे, वो आप यूज़ कर सकते हो। और आपको हवाई यात्रा करनी है तो आपको तीनों पास को सरेंडर करना होगा, जो कि आपको 5 साल बाद में मिलेंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 8 की, नेक्स्ट एग्ज़ाम का इंटीमेशन किससे और कब दे। तो देखो आप सभी को मैंने कई सारे वीडियोज़ में बताया था कि आप आगे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा जिसका रिजल्ट आना बाकी है या आप आगे पढ़ना चाहते हो, किसी भी टाइप की अगर कोई बात हो तो आप अपने डिवीजन हेड क्वार्टर पे ज़रूर इन्फॉर्म कर देना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो ये कि अब मान लो किसी ओपन यूनिवर्सिटी से MA वगैरह कर रहे हो और आपने अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन नहीं दिया है, तो कल को आपको एग्ज़ाम के लिए स्टाफ शॉर्टेज होने की वजह से
हो सकता है आपको एग्ज़ाम देने से रोक ले, या फिर आपने किसी मान लो SSC CGL का एग्ज़ाम का फॉर्म डाला है, आपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन नहीं दिया है, तो हो सकता है कल को आपको एग्ज़ाम की डेट हो, उस दिन आपको रिलीव नहीं करे, प्रॉब्लम हो सकती है। वे जनरली नहीं होती है लेकिन हो सकती है। फिर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया, तो उसके दौरान भी अगर आपने पहले से इंटीमेशन नहीं कर रखा कि मैं ये फॉर्म इसका एग्ज़ाम दे रहा हूँ, सारे कुछ यहाँ से NOC नहीं ले रखी होगी इंटीमेशन देके, तो फिर आपको जो रिलीव जब करेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि आपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे इंटीमेशन नहीं दिया था। तो आप सभी लोगों को जो भी आगे पढ़ना चाहते हैं, आगे दूसरे एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या आगे PG करना चाहते हैं, किसी भी टाइप की आप पढ़ाई से संबंधित कुछ काम करना चाहते हैं, तो आप अपने डिपार्टमेंट को, डिवीजन हेडक्वार्टर को, जब आपकी पोस्टिंग हो जाएगी ना स्टेशन पे, जब आप ट्रेनिंग कर लोगे और आपको किसी स्टेशन, आपका जो वर्किंग प्लेस रहेगा, जब वो मिल जाएगी पोस्टिंग, तो आप एक 2 कॉपी में लेटर बनाना, यानी एक तरह से एप्लीकेशन होती है कि सर ये मैं जो है एग्ज़ाम देना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को NOC प्रदान की जाए। तो वो वहाँ से आपके कोई भी क्लर्क जाएगा डिवीजन पे, और वो जो है एक रिसीव लेके आ जाएगा आपके पास में, एक आपकी डिवीजन पे जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार आप जो है इंटीमेशन दे सकते हो डिवीजन पे पोस्टिंग के बाद में। ये ज़रूरी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आपने ऐसा नहीं किया तो। इसके बाद में दोस्तों इसी में एक और डाउट था कि सर हमारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए जाएंगे डिवीज़न के ऊपर, और मान लो हमारा दूसरा DB हो उन्हीं दिनों में, थोड़े दिन बाद में, तो फिर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कहाँ से लाएंगे। तो देखो, आपकी जब ज्वाइनिंग होगी डिवीज़न पे, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाएंगे डिवीज़न पे। तो ऐसा नहीं कि वो आपको वापस नहीं देंगे, कुछ टाइम बाद में, कुछ दिनों बाद में आपको बाय पोस्ट या बाय हैंड जो है आपको दे दिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स। और इससे पहले भी अगर आपको जल्दी है, आपको ज़रूरत है कि मेरे को डॉक्यूमेंट्स मेरे चाहिए, मेरे को इस एग्ज़ाम में मेरा DB है, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हो। ऐसा नहीं कि वो जो है आपको डॉक्यूमेंट्स देंगे ही नहीं, आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ओरिजिनल वो लौटा देंगे। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं डाउट नंबर 9 की, घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलेगी। तो देखो, घर के पास पोस्टिंग लेने के लिए सबसे पहले तो आपका घर जो है उस जोन में आना चाहिए, उस डिवीज़न में आना चाहिए जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया है। अब मान लो आपने फॉर्म तो डाल दिया चेन्नई से और आप हो राजस्थान के, तो इस केस में तो आपके घर के पास में पोस्टिंग तब तक संभव नहीं है जब तक आप ट्रांसफ़र होकर आपके होम डिवीज़न में नहीं आ जाते हो। अब मैं बात करूँ कि आप जो है अजमेर जोन में ही कहीं आपका घर पड़ता है किसी डिवीज़न में, और अजमेर बोर्ड से आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था। अब अजमेर बोर्ड के मान लो कि बीकानेर डिवीज़न में आपका घर पड़ता है और बीकानेर डिवीज़न ही आपको अलॉट हो गया। इस केस में आपको घर के पास पोस्टिंग कैसे मिलेगी। तो देखो, रेलवे जो होता है ना, वो कोशिश करता है कि आपका घर जो होता है, अगर आपके होम डिवीज़न में, होम जोन में अगर पड़ता है, तो आपको कोशिश करता है रेलवे कि आपको आपके घर के पास ही पोस्टिंग दी जाए। क्योंकि रेलवे में जो होता है, आपके लीव्स वगैरह का थोड़ा इशू रहता है। तो जब घर से अगर बंदा काम करेगा, घर के पास में जब ड्यूटी रहेगी, तो एक तो फैमिली के टच में रहेगा, तो इमोशनली और थोड़ा फिट रहेगा, सोशल लाइफ उसकी सही रहेगी, और उसको ज़्यादा छुट्टियों की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, और रेलवे का काम भी वो बड़े मन से करेगा, बड़े अच्छे से चलता रहेगा। तो रेलवे खुद कोशिश करता है कि आपको आपके घर के पास में पोस्टिंग दी जाए। फिर भी होता क्या है, जैसे कि डिवीज़न के अंदर भी आपको थोड़ी दूर पोस्टिंग मिल जाती है। अब मान लो डिवीज़न आपका बीकानेर डिवीज़न है और आपका घर जो है गंगानगर में है, और आपको पोस्टिंग मिल गई बीकानेर स्टेशन पे, तो फिर भी जो है यहाँ पे डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है। इस केस में आप क्या करोगे, जैसे आपको पोस्टिंग मिलती है ना, आपको पहले तो प्रेफरेंस भी भरवाया जाएगा जब ट्रेनिंग करके और आप अपने डिवीज़न में वापस रिपोर्ट करोगे, तो आपसे स्टेशनों की प्रेफरेंस भी भरवाई जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रेफरेंस डालो वही स्टेशन आपको यहाँ पे मिले, क्योंकि अगर उस स्टेशन पे ऑलरेडी स्टाफ फुल होगा तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, और अगर स्टाफ खाली होगा तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अगर वहाँ से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आपको एक काम करना है, जब भी आपको एक बार किसी भी स्टेशन में पोस्टिंग मिल जाए, मान लो जैसे कि आप गंगानगर के हो और आपको बीकानेर पोस्टिंग मिल गई, तो इस केस में आपको बीकानेर ज्वाइन करना है, और तुरंत ज्वाइनिंग के आपकी लाइन ट्रेनिंग खत्म होते ही, ड्यूरिंग लाइन ट्रेनिंग ही, मैं तो ये कहूँगा कि ड्यूरिंग लाइन ट्रेनिंग ही, जैसे लाइन ट्रेनिंग खत्म हो जाए आपकी, तो आप जो है ऑन रिक्वेस्ट, यानी जैसे कि बोलते हैं नेम नोटिंग बोलते हैं, डिवीज़न के अंदर ही किसी स्टेशन टू स्टेशन जाना होता है तो उसको नेम नोटिंग बोलते हैं। तो आप जो है उस स्टेशन की नेम नोटिंग, यानी एक तरह से ऑन रिक्वेस्ट आप वहाँ पे लगा देना कि सर मेरे को जो है ये स्टेशन चाहिए। वो आपको फॉर्म आता है, 3 कॉपी में भरना होता है, बहुत ईजी प्रक्रिया है। और आजकल तो ये ऑनलाइन हो गई, फॉर्म में आपको नहीं डालना, सारी प्रक्रिया HRMS से ऑनलाइन हो गई है। तो ये काम आपको सबसे पहले करना है, और आपका जो है बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, और कई कई लोगों का तो विदिन 1-2 मंथ में यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपने घर पहुँच सकते हो। बात करते हैं डाउट नंबर 10 की, ट्रेन मैनेजर को ड्यूटी बुलाने के लिए कॉल ना लगे तो क्या होगा। देखो, सभी ट्रेन मैनेजर और LP के पास में यहाँ पे CUG सिम होती है, तो इनको जो है जब भी ड्यूटी लगती है तो इनको कॉल किया जाता है
इनको कॉल करने के लिए अलग बंदे की ड्यूटी होती है, उसका यही काम होता है कि इनको कॉल किया जाए जब इनकी ड्यूटी लगे उससे 1-2 घंटे पहले। तो देखो यहाँ पे मान लो इनके कॉल ना लगे, एक भाई ने पूछा, तो जब ये रनिंग रूम में होंगे, और रनिंग रूम तो ये छोड़ के जा ही नहीं सकते, और रनिंग रूम में अगर इनका फ़ोन ऑफ रहता है, जनरली इनका फ़ोन रनिंग रूम में ऑफ ही रहता है क्योंकि ये लोग जो है रेस्ट करते हैं, वहाँ पे आप रनिंग रूम का एक ऑटो फ़ोन रहेगा, उस पर कॉल करेंगे, और उन वहाँ पे जो बंदे रहते हैं, आजकल प्राइवेट बंदे काम कर रहे हैं, तो वो जो है उनकी ड्यूटी रहती है इनको टाइम से जगाना, टाइम से इनका खाना बनाना, टाइम से नाश्ता बनाना, सारा कुछ उनका काम रहता है। तो वो लोग जो है इनको जगा देते हैं, तो इनको कॉल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। दूसरी बात, मान लो ये लॉबी पे हैं, लॉबी पे अपने घर बैठे हैं, और वहाँ पे इनका रेस्ट पूरा हो गया 16 घंटे, अब इनकी ड्यूटी लगानी है, तो ड्यूटी लगने से 2-3 घंटे पहले इनको कॉल किया जाता है कि आपको ये गाड़ी यहाँ पे लेके जाना है। अब इस केस में इनका कॉल ना लगे तो देखो इस केस में इनके जो लॉबी होती है वहाँ पे इनके ड्राइवर गार्ड जो होते हैं, इनके पर्सनल मोबाइल के नंबर भी होते हैं, सीओजी के भी नंबर होते हैं, और ये जो है वहीं आसपास में रहते हैं, लॉबी के आसपास में ही रहते हैं, इनके सारे क्वार्टर वगैरह या घर वगैरह जो होते हैं लॉबी के आसपास ही जनरली होते हैं। तो ये अगर इनका सीओजी सिम अगर बंद आ रहा है तो इनको जो है इनके पर्सनल मोबाइल पे किया जाता है, वहाँ से अगर कांटेक्ट हो जाता है तो फिर इनको बुला लिया जाता है। अगर दोनों ही नहीं हो तो इनके पास आसपास में और भी ड्राइवर गार्ड वगैरह रहते हैं, तो उनको कॉल वगैरह किया जाता है, तो किसी ना किसी माध्यम से यहाँ पे इनसे कांटेक्ट हो जाता है, वैसे कोई इश्यू वाली बात नहीं होती है। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।